घोटू रही हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। दरअसल दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर बरकरार है। प्रदूषण से राजधानी और उसके आसपास के इलाके का हाल बेहाल है। आज सुबह भी एयर क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गई। दिल्ली के आनंद विहार का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 पर पहुंच चुका। आरके पुरम की बात करें तो AQI 453 और पंजाबी बाग का AQI 444 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में हवा की क्वालिटी बेहद ही खराब लेवल पर चली गई। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पर पहुंचा। तो शहर शहर प्रदूषण का आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की आपको दिखा रहे हैं, जहां धुंध की चादर से पूरा मुंबई ढका हुआ है। दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा हुआ है और हवा बिल्कुल प्रदूषित है। तीसरी तस्वीर आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक ओश की चादर नहीं बल्कि ये धुंध की एक चादर आसमान में आपको दिखाई पड़ रही है। चौथी तस्वीर कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां वहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। लेकिन ये कोहरा शीत का नहीं, ठंड का नहीं, बल्कि धुएं का है, प्रदूषित का है। तो ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली के 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानलेवा प्रदूषण होता जा रहा है ये पूरा दिल्ली। दरअसल हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, कनॉट पैलेस और इंडिया गेट की हम बात कर रहे हैं। और वही बात अगर श्री गंगानगर की जाए, जहां पिछले 2 सप्ताह से घना स्मॉग छाया हुआ है, तो वहीं आज इस सीजन का पहला कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी है और जिस वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का जिससे सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं स्मॉग की वजह से AQI बढ़ भी गया और आंखों में जलन सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं। पिछले 2 सप्ताह से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले प्रदूषित होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदूषित वातावरण की वजह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं जिला प्रशासन पूरे मामले से अनभिज्ञ बने हुए, हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। देश का सरहदी जिला श्री गंगानगर पिछले 2 सप्ताह से घने स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। आज सुबह जब श्री गंगानगर वासी जगे तो स्मॉग के साथ साथ उन्हें घने कोहरे का भी सामना करना पड़ा। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय स्मॉग के साथ साथ घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। घना कोहरे होने की वजह से वाहन चालकों को तो परेशानियां हो ही रही है, साथ ही साथ जिस तरह से घने स्मॉग की वजह से श्री गंगानगर जिले में पिछले 2 सप्ताह से AQI के स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, उससे श्री गंगानगर वासियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री गंगानगर के सुखाड़िया चौक से मीरा मार्ग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट और हेडलाइट्स ऑन की हुई हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल श्री गंगानगर सहित दिल्ली NCR के लोग इस जहरीली गैस और जहरीली गैस भरे चैम्बर में जीने को मजबूर हो रहे हैं। अब देखना ये होता है कि सरकार तो निष्क्रिय लगभग बनी हुई है, मौसम विभाग या कुदरत कब मेहरबान होती है ताकि श्री गंगानगर वासियों को इस गैस भरे चैम्बर से राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। राजस्थान के रण में PM मोदी। राजस्थान का सियासी घमासान। आज उदयपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल मेवाड़ और बांगड़ में पार्टी की मजबूती के लिए वोट बैंक को मजबूत करेंगे और साथ ही मेवाड़ और बांगड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं और इन 6 जिलों में सीधे सीधे 28 विधानसभा सीट है और जिन 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है।
साथ ही साथ आदिवासी वोट बैंक को भी साधने का प्रयास आज यहां से इस चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आदिवासी अंचल की 28 में से 17 सीटें आरक्षित है और यहां संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए अपनी गतिविधियां करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी मानगढ़ धाम आ चुके हैं, उनकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर होगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इसी आदिवासी जो बाहुल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 सीटें हैं, वहां पर इस बार बीटीपी और बीएपी भी है, यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि चुनावी मंच इस बार चुनावी मैदान में है। इसीलिए उदयपुर का दौरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास भी ये कहता है कि मेवाड़ का रास्ता होकर वो राजस्थान की सत्ता तक जाता है। सीधे सीधे 28 सीटों को इन्फ्लुएंस करने की बात भी होगी। उस चुनावी मंच से विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया जाएगा। उसी मंच से आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की जाएगी। उसी चुनावी मंच से कार्यकर्ताओं में जीत के मंत्र भी फूके जाएंगे। उसी चुनावी मंत्र से आपको बता दें, बीजेपी की जो होल्डिंग सीट्स है उनको बरकरार रखते हुए और भी आसपास के सीटों के समीकरण को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा तेज होता जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश के दिग्गज तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद यह पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जोर पकड़ा चुनाव प्रचार। मेवाड़ में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों पर है नजर। चुनावी समर में जीत के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का अभियान जोर पकड़ चुका है। अमित शाह के बाद स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी अपनी पहली सभा उदयपुर में करने वाले हैं। इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज दिलो जान से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की यह सभा उदयपुर शहर में होने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ की नगरी में चुनावी सभा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मानगढ़ धाम में भी पीएम मोदी आ चुके हैं। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसमें 5 आरक्षित सीटें हैं, इसलिए पार्टी ने यहाँ पर 5 एसटी उम्मीदवारों, 2 जनरल और 1 ओबीसी उम्मीदवार को मौका दिया है। कांग्रेस ने भी यहाँ की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब आप इस सभा के सियासी मायने समझिए। राजधानी जयपुर में 394 किलोमीटर दक्षिण में बसा मेवाड़ जितना ऐतिहासिक है, उतना ही सत्ता के लिए जरूरी भी। कहा जाता है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता है। पिछले 2018 के चुनाव नतीजों को छोड़ दें तो बीते 3 दशकों के इतिहास में यही देखा गया है कि मेवाड़ को राजस्थान की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। मेवाड़ की ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी ही प्रदेश पर राज करती है। मेवाड़ के नेताओं का दबदबा मंत्रिमंडल में भी देखा जाता है। यही वजह है कि इस बार भी मेवाड़ जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रहे। और जयपुर से इस बीच में बड़ी खबर आपको बताते चले कि राजपाल सिंह शेखावत का नामांकन अब वो अपना वापस लेने जा रहे हैं। दरअसल राजवर्धन सिंह राठौर देंगे समर्थन। जोटवाड़ा विधानसभा सीट से भरा था अपना नामांकन, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा था, लेकिन क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तिथि है, जो भी नॉमिनेशंस अपने फाइल किए थे 6 नवंबर तक, वो अपने नामांकन को आज वापस ले सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज ये नामांकन वापस लिया जा रहा है राजपाल सिंह शेखावत की तरफ से। लेकिन अब नामांकन वापस लेने का फैसला ले लिया है राजपाल सिंह शेखावत ने। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे, राजवर्धन सिंह राठौर को अपना समर्थन देंगे। जोटवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए। रोशन,
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहले मैदान में तो कूद गए, लेकिन अब राजपाल सिंह अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज नामांकन जो वापस लेने का आखिरी दिन है, ऐसे में अब राजपाल सिंह जो शेखावत है उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। अब वो जो वर्तमान में झोटवाड़ा सीट से जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में राजपाल सिंह शेखावत अपना नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे इसकी वो ऑफिशियली घोषणा करेंगे और उसके बाद में सीधे वो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में यहाँ पर पहुंचेंगे। जो नामांकन वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झोटवाड़ा बीजेपी के लिए एक ये राहत की खबर है। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बागी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी नहीं कर दे, ऐसे में एक बड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है झोटवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर। कहीं ना कहीं इस फैसले से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजपाल सिंह शेखावत ने पूरा मन बना लिया है, इस तरीके की खबरें आ रही है। ऑफिशियली अभी कुछ ही देर में राजपाल सिंह शेखावत खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसकी पूरी जो जानकारी है वो मीडिया को देंगे। लेकिन जिस तरीके से जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, कुल मिलाकर राजपाल सिंह शेखावत अब तैयार हो गए हैं। बीजेपी के आला नेताओं के समझाने के बाद में लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से राजपाल सिंह शेखावत की मान मनवार की जा रही थी। इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो है वो सफल हुए और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजपाल सिंह शेखावत जिस तरीके से झोटवाड़ा सीट से कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद में नाराज थे और एक बागी के तौर के ऊपर उन्होंने नामांकन पर्चा भरा था और लगातार जिसके बाद में कहा जा सकता है कि झोटवाड़ा सीट के लिए एक सिरदर्दी बनी हुई थी। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि इस फैसले के बाद में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। और अब इस रोशन एक सवाल और, रोशन, राजपाल अगर अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो किस तरह से सिरदर्दी बीजेपी के लिए बनती, कैसे वो वहां के समीकरण को साध रहे थे? देखिए झोटवाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो झोटवाड़ा सीट के ऊपर एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, क्योंकि राजपाल सिंह शेखावत लगातार झोटवाड़ा जो सीट है वहां से विधायक प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा है, मंत्री वो यहाँ पर रहे हैं, झोटवाड़ा में अच्छी पकड़ उनकी रहती है और कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी एक दुविधा बन गई थी कि आखिर वो पार्टी का जो दामन थामे या फिर जो बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजपाल सिंह शेखावत आज अपना नामांकन लेंगे और साथ ही कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को समर्थन भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बोलेंगे वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि रामनगरी अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। ये बैठक अंतरराज्यीय कथाधाम में होनी है। बैठक में यूपी अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खबर यह भी है कि कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा मिल सकता है। सरकार बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेले को 20 से 25 लाख रुपए की राशि देने का फैसला ले सकती है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, परिवहन, सांस्कृतिक, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। तो दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होगी। इस बड़ी बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अयोध्या अब भव्य सजकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा भी रामलला के हो जाएंगे। 9 नवंबर का इतिहास और ये निर्णय ऐतिहासिक फैसला योगी कैबिनेट में लिखा जाएगा, क्योंकि विकास के परिदेश से देखा जाए, विकास की दृष्टि से आप देखा जाए तो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। और जहां पर इसलिए भी क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी, और पर्यटन ही एक अर्थव्यवस्था को ऊंचे बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसीलिए ये सारे फैसले जो दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट में लिए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सघन जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों के बीच गहलोत सरकार के 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताया है।
वहीं आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। अंजना जनता ने आने वाली समय में अन्य विकास कार्यों की सौगात देने का विश्वास दिलाकर कांग्रेस के मत में मतदान करने का आह्वान किया। अंजना के चुनावी दौरे में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत भी किया। और अब खबर एल्विश यादव के मामले से जुड़ी हुई है। दरअसल एल्विश मामले में बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि नोएडा पुलिस के दोबारा बुलाने पर एल्विश नहीं पहुंचा। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार आपको बता दें कि एल्विश का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आज सीजीएम कोर्ट में 5 आरोपियों को पेश किया जाएगा। नोएडा पुलिस आज 5 आरोपी की रिमांड मांगेगी, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा शख्स है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, जिसकी लाखों की फैन फॉलोइंग्स है, वो फिलहाल गायब है। हालांकि जब एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगा था रेव पार्टी में सांपों की जहर के निकालने के एवज में और सेक्टर 49 में ये जब केस दर्ज हुआ था, तब एल्विश यादव सोशल मीडिया पर जरूर सामने आए थे। उन्होंने कहा था ये जो आरोप लगे हैं मेरे ऊपर वो सब खारिज है, वो सब झूठ है। लेकिन अब फरार का मतलब क्या है? हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि एल्विश यादव फरार है, उनका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 9 के ऊपर आरोप लगा था एल्विश यादव को लेकर, लेकिन उसमें से 5 को पुलिस ने डिटेन कर लिया था। अब आज कोर्ट में उनकी पेशी होगी और उनके रिमांड पुलिस मांगेगी। और अमेरिका से इजराइल के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर दरअसल सामने आई है। खबर यह है कि इजराइल का बम बारूद वाला गोदाम खाली हो चुका है। अब तक की जंग में इजराइल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे हैं कि आने वाले वक्त में उसे बम इंपोर्ट बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन नेतन्याहू का बड़ा डर अमेरिका को लेकर है, क्योंकि उसके पास भी सप्लाई के लिए उतने गोले नहीं बचे हैं जितना इजराइल को चाहिए। रिपोर्ट देखिए। और इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर जयराम रमेश क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुना देते हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कुछ प्रमुख उपलब्धियों का भी मैं जिक्र करूंगा, और जो उन्होंने वादे किए हैं अगले 5 साल में पूरा करने का, उसके आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। पर हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं है। बीजेपी के 2 हथियार हैं, एक हाथ में ईडी है और दूसरे हाथ में सीबीआई है। छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध के जो हथियार बन गए हैं और कांग्रेस की छवि को बदनाम करने में लगे हुए हैं, हमारे नेताओं को फंसाने में लगे हुए हैं, यही तो राहुल जी ने कहा है, ये तो राजनीतिक तानाशाही का एक प्रतीक है। तो हम ये चुनाव लड़ रहे हैं न केवल बीजेपी के साथ, परंतु बीजेपी के 2 हथियारों के साथ भी, के खिलाफ भी, एक ईडी और दूसरा सीबीआई। हमारी जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां हैं, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में जो सवाल है आप कर सकते हैं। हम ये प्रचार पिछले 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर ही कर रहे हैं। मैं समझता हूं राजस्थान मॉडल, बार बार प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं, पर पिछले 5 साल में राजस्थान मॉडल देखने को मिला है। खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चिरंजीवी परियोजना है, आज सारे देश के लिए एक नमूना बन गया है। 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराना कोई कम बात नहीं है, पर यह सरकार ने करके दिखाया है।
शहरी रोजगार गारंटी परियोजना की शुरुआत की है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, इसी के आधार पर कांग्रेस फिर से राजस्थान की जनता से जनादेश मांग रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में एक नई एकजुटता दिखाई दी, एक नया उमंग, एक नया उत्साह, एक नई शक्ति दिखाई दी। और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव के नतीजे निकले और उससे साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था। और मुझे पूरा विश्वास है कि वही भावना भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कर्नाटक में नतीजे पर उसका असर हुआ, वो ही असर राजस्थान में दिखाई देगा 3 तारीख को, और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत फिर से मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने और खास तौर से राहुल जी ने हमारे राष्ट्रीय शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ा है और वो शब्द है गारंटी। कर्नाटक के चुनाव में हमने 6 गारंटी दी है और इस बार राजस्थान के चुनाव में हम इसको वादे नहीं कह रहे हैं, हम गारंटी कह रहे हैं, यानी करके ही रहेंगे। महिलाओं के लिए 2 प्रमुख गारंटी दिए हैं हमने कि हर एक महिला को खाते में प्रति महीना 10,000 रुपया भरा जाएगा, प्रतिवर्ष हर साल 10,000 रुपया सीधे महिला के खाते में जाएगा। और आप जानते ही हैं गैस सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपये का है, उसको हम बरकरार रखेंगे। अन्य राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपया से लेकर 1200 रुपया तक है, पर राजस्थान में ये गारंटी दी है कि 500 रुपया ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। महिलाओं के लिए ये 2 बड़े गारंटी हैं। युवाओं के लिए हमने 2 बड़े गारंटी, प्रमुख गारंटी दिए हैं। जो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं छात्र, उनको लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त दिया जाएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है और सब लोग चाहते हैं कि वो कंप्यूटर शिक्षा हासिल करें। और जो मैंने पहले ही कहा कि शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान आज हमारे देश में एकमात्र राज्य है जहां महात्मा गांधी नरेगा के माफिक शहरी गारंटी योजना की भी शुरुआत यहां हुई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने गारंटी दी है कि पुराना पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जाना जाता है, उसको हम लागू करेंगे। हमारी खूब आलोचना हुई, प्रधानमंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की जब हमने ओपीएस की बात की, और आज वही प्रधानमंत्री को अपना सर झुकाना पड़ा है। और आज वित्त मंत्री के जोधपुर से आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है, युवाओं के भविष्य को देखकर टैबलेट हमने दिया, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने राजस्थान में की है वो गारंटी की बात कही है। गुजरात मॉडल की बात होती है, लेकिन इन दिनों में राजस्थान मॉडल की बात हो रही है। और इसी के साथ ही रुकते में हाहाकार मचा दिया है। खबर है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए खूनी हमले के मास्टरमाइंड यहां सिनवार को इजरायली सेना ने सुरंग में घेर लिया है, जबकि हमास दावा यह कर रहा है कि इजरायली सेना अब गजा सिटी में बुरी तरह से घिर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम उभरा है जिसका नाम है सन्स ऑफ अबू जंदल, यानी नेतन्याहू ने भी ये नाम सुनकर वो हैरान हो गए हैं। क्यों हैरान हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल। उत्तरी गाजा को इजराइल सेना बुरी तरह से रौंद रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 30 दिन की जंग के बाद भी गाजा शहर से हमास के लड़ाकों का सफाया इजराइल नहीं कर पाया है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि हमास, हिजबुल्लाह और अब फिलिस्तीन के सबसे खूंखार ग्रुप सन्स ऑफ अबू जंदल ने इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें, सन्स ऑफ अबू जंदल के लड़ाकों ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफ से भीषण और आर पार की जंग का ऐलान करें, नहीं तो महमूद अब्बास को भी सन्स ऑफ अबू जंदल जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों इजरायली सेना आनन फानन में ऐलान कर रही है कि उसने 7 अक्टूबर हमले के असली मास्टरमाइंड हमास के टॉप कमांडर याहिया सिनवार को गाजा की सुरंगों में घेर लिया है। हम आपको ये बताएंगे क्यों इजरायली सेना को हमास से लड़ने के लिए अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय देशों से बेहद घातक हथियार और बंकर बस्टर बमों की जरूरत पड़ रही है। 14,000 अड्डे तबाह, हमास को हराना नामुमकिन। 24 घंटे में 450 से ज्यादा हमले उत्तरी गाजा में इजराइल कर चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे गाजा में 15 लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। यहां तक कि हर घंटे में 12 से ज्यादा इमारतें इजराइल के हवाई हमलों में तबाह हो रही हैं। पहले आप ये देख लीजिए इजराइल की सेना हमास के सफाए पर क्या क्या ऐलान कर रही है और हमास क्यों कह रहा है कि इजराइल हमास से गाजा में जंग नहीं जीत पाएगा। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने वाले मास्टरमाइंड को मार गिराया है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने हमास के कमांडर मोहसिन अबू जिना को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक मोहसिन अबू जिना हमास के इंटेलिजेंस और वेपन डिपार्टमेंट का हेड था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अबू जिना को मार गिराया है। इधर आईडीएफ के 9 सैनिकों ने रात भर में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि 150 से ज्यादा सुरंगों को पिछले 24 घंटे में तबाह करने का दावा इजरायली सेना ने किया है। घेर गया कमांडर याहिया सिनवार। हालांकि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साझा हमलों की वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद इजरायली फौज ना रुकी है, ना झुकी है। चुनौतियों को स्वीकार कर आईडीएफ जवान करारा जवाब दे रहे हैं। इजरायली सेना और उनके भारी भरकम टैंक तबाही मचा रहे हैं। जमीन पर जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। इजरायली रक्षा मंत्री भी गाजा पहुंच चुके हैं। वहां वो अपने सैनिकों की जमकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि गाजा के बिन लादेन के नाम से कुख्यात याहिया सिनवार को इजरायली सेना ने एक सुरंग में चारों तरफ से घेर लिया है। हमास के टॉप लीडर याहिया सिनवार को बंकर में घेरने का दावा किया गया है। सुरंग में बुरी तरह से फंस चुके सिनवार की सुरंग पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले सुरंग पर कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसके हमले में हमास के कम से कम 10 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ये वो आतंकी थे जिन्होंने अल कुद्स अस्पताल के पास एक बिल्डिंग में शरण ली थी। इसी के पास की ही एक सुरंग में याहिया सिनवार मौजूद है, जो अब इजरायली सेना के टारगेट पर आ चुका है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए खूनी हमलों का असली मास्टरमाइंड याहिया सिनवार ही है, जिसे अब इजराइल मारने जा रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के लड़ाकों को ऑफर दिया है कि या तो हमास के लड़ाके खुद ही सिनवार को मार दें या उसे इजराइल को सौंप दें।
अगर ऐसा हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सिनवार के छिपे होने के सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया। מה שקורה ביממה האחרונה זה דבר מרשים מאוד מבחינת הפעולה של צה"ל. שילוב בין כוחות האוויר לכוחות היבשה מרעיד את רצועת עזה. המאמצים האלה מביאים להישגים בלתי רגילים, לפגיעה במחבלים וגם בדרג של מפקדי השדה. और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है हमारे जवानों ने। यह मुठभेड़ शोपियां जिले के कतोहलान इलाके में रात के समय हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने आतंकवादी की पहचान मैसर अहमद डार के रूप में की है, जो हाल ही में लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ में शामिल हुआ था और वह स्थानीय था। शोपिया के विश्रो का रहने वाला था और मुठभेड़ में मारा गया। वह एक सप्ताह पहले ही आतंकी समूह में शामिल हुआ था। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस 2 राजपूत और 44 आरआर को एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि काठालन नामी गांव में मिलिटेंट छुपे हुए। तो रात के अंधेरे में इस गांव को मुहासरे में लिया गया है और जब घर तलाशी शुरू की तो यहाँ पे जो है मिलिटेंट ने भाग निकलने की कोशिश की और उसके बाद वो इस दुकान में थे और मुख्तसर एनकाउंटर में जो है उसको मार गिराया गया है। और उसकी तस्दीक जो है पुलिस ने ट्वीट के जरिए रात के 3:30 बजे फराहम की है। और इस मुख्तसर एनकाउंटर में जो बताया जा रहा है, जो पुलिस के मुताबिक जो है टीआरएफ का जो मिलिटेंट है उसको मार गिराया गया है और सुबह 5:30 के करीब इस एनकाउंटर को ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है इस वक्त मौजूद है खाली मकामी लोग यहाँ पे मौजूद है और ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। और इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान रोडवेज आज 1 घंटे तक ठप रहेगी। कोई कामकाज राजस्थान रोडवेज 1 घंटे तक नहीं करेगी। सभी ड्राइवर और कंडक्टर 1 घंटे तक काम का बहिष्कार करेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक रोडवेज के पहिए जाम होंगे। आपको सड़क पर रोडवेज के पहिए दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर से समय बता देते हैं, दोपहर 1 से 2 बजे तक रोडवेज कर्मचारी अपने कामों का बहिष्कार करके ये आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल ये बड़ा फैसला रोडवेज के द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि पेंशन नहीं मिलने के कारण ये बहिष्कार किया गया है। लगातार आंदोलन भी किया जा रहा था रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन आज मजबूर होकर 1 घंटे के काम बहिष्कार का ऐलान किया गया है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक मात्र 1 घंटे तक काम का बहिष्कार करेंगे रोडवेज कर्मचारी। पिछले 2 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। और जब दिवाली का पर्व है, जब त्योहार है और दिवाली पर वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों का ये काम बहिष्कार का ऐलान किया गया है। आज दोपहर 1 घंटे 1 बजे से 2 बजे तक राजस्थान रोडवेज का काम ठप रहेगा। दिखता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही जिले में बादल छाए हुए हैं। गुलाबी सर्दी का दौर भी शुरू हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का आगोश दिखा। दिन में लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हो गए हैं चालक। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र से मौसम का जायजा लिया है हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। का बदलाव साफ नजर आ रहा है और पहली सीजन में जो है कोहरा भी पूरी तरीके से फैल चुका है। आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे कि किस तरह से पूरा जो कोहरा है वो आसमान में छाया हुआ है। और ये कोहरा कहीं ना कहीं जो पहला कोहरा है उससे किसानों को भी आस जगी है कि उनकी फसलें जो है वो अब बर्बाद नहीं होगी और कोहरे के कारण से फसलों को जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिले भर में कोहरे के चलते जो है वाहनों के भी पहिए थम से गए हैं और लोग जो हैं वो वाहन चलाने के लिए लाइटों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, पहला कोहरा है इस सीजन का, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये इस साल का पहला कोहरा है इस सीजन का। इस कोहरे से हम किसान लोगों को तो बहुत फायदा होगा। ये हमारे सरसों की फसल है, आगे चने की है, कणक की, इससे बोएंगे तो सर्दी रहेगी, ठंड रहेगी, तो इससे किसानों को फायदा। ये आपको सरसों दिख रही है, इस कोहरे में कोहरे से सरसों को फायदा होगा। परंतु यहाँ पे ये पराली का कोहरा आता है, सर्दी चालू हो गई है, इससे हमें फायदा भी है,
90% फायदा, 10% इसका कोहरे से, इसका पराली वाला धुएं से नुकसान है। ये हम बॉर्डर पे बैठे हैं, ये खाजूवाड़ा के टेल में है, बॉर्डर का भी है और टेल भी है, किसान को पानी भी मिलता है। इस बार में सर्दी चालू हो जाएगी, इससे किसानों को फायदा तो दिखता है और इस फसल से हम फायदा होगा। यह सर्दी का कोहरा है, ये हमेशा आज चालू हुआ है तो कल और भी ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होने में किसानों को फायदा है। पहले यह गर्मी भी दिख रही है, अब तो मौसम विभाग भी बता रहा है कि 1-2 दिन में बरसात होने का अनुमान है। ये है, हम खाजूवाड़ा से हैं, नहर का भी टेल है, बॉर्डर का भी टेल है। यहाँ कभी राज भी रूढ़ता है, राम भी रूढ़ता है, पर अब की बार मेहरबानी राज की भी है और भगवान की भी है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो मौसम में बदलाव आया है उससे कहीं ना कहीं किसानों को भी अब ये उम्मीद जगी है कि उनकी फसलें जो है वो अच्छी होगी। हालांकि इसके साथ साथ ही, क्योंकि सीमावर्ती जिला होने के कारण से पंजाब से में जो पराली जलाई जाती है उसका प्रदूषण भी कुछ ना कुछ, उसका असर भी इस जिले में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने भी बीकानेर जिले में आज हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है, तो ऐसे में अब किसानों को आने वाले दिनों में ये कोहरा और ये सर्दी निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब सर्दी आ गई है तो मौसम ने करवट केदारनाथ में भी बदला है। दरअसल केदारनाथ में बुधवार को मौसम के करवट बदलने से और केदारनाथ धाम में बर्फबारी भी हो गई। वहीं बर्फबारी के बाद धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ। लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु धाम में आ रहे हैं। और वहीं बद्रीनाथ धाम में कुबेर देवता की विशेष पूजा की तैयारी चल रही है और इस पूजा में दूर दूर से श्रद्धालु धाम में आते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान बद्री विशाल जगत के स्वामी, विश्व के पालनहार माने जाते हैं, तो वहीं भगवान कुबेर देवता उत्तर क्षेत्र के दिक्पाल हैं और भगवान बद्रीनारायण के खजांची यानी कि खजाने के मालिक हैं। ऐसे में उनकी पूजा करने से, उनके मंत्रों का उच्चारण करने से आपके घर में धन की, वैभव की वर्षा होगी। आज भी भगवान बद्रीनाथ जी के साथ इनका नित्य प्रति प्रभात से लेकर सायंकाल, अभिषेक से लेकर शयन आरती तक की पूजाएं होती हैं और शीतकाल में ये कुबेर गांव वालों के साथ पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर में आते हैं। भगवान कुबेर पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देवता हैं। यहाँ के लोग उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शीतकाल में पांडुकेश्वर में ही भगवान कुबेर की पूजा होती है और ग्रीष्म काल में भगवान कुबेर की पूजा भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में की जाती है। कुबेर जी का स्थल है और यहाँ भगवान के खजांची भी कुबेर जी है और ये उत्तर दिशा के अधिपति हैं और यदि सौभाग्य से जिन्हें यहाँ पर लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा तो उनके यहाँ अवश्य लक्ष्मी जी कृपा करेंगी और कुबेर जी उनके भंडारों को भरेंगे। लक्ष्मी माता का रूप लेते हैं और भव्य रूप में यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा होती है और देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और इस वर्ष तो पूरा वर्षों का रिकॉर्ड टूटते हुए अथात सीमा में यहाँ पे यात्री आए हैं। बद्रीनाथ धाम में 10 नवंबर को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का आयोजन होगा। इस दौरान लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया जाएगा। डिमरी पंचायत और बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी वेद पाठी इस पूजा को संपन्न करेंगे। बद्रीनाथ जी में तो स्वयं भगवान कुबेर जी विराजमान है और विभिन्न प्रकार के यात्रीगण यहाँ आते हैं। माँ लक्ष्मी जी का जो कॉइन होता है और कुबेर भगवान जी की जो कॉइन होता है जिसपे मूर्ति बनी रहती है, तो वो अपने घर में विशेष रूप से पूजा के लिए यहाँ से ले जाते हैं। और इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।